Hi everyone, welcome to Defense Prep. So, in today's session, we'll be covering a very important chapter of polity, that is preamble, and which will be helping you in your CDS examination, NDA, and a little bit in FCAT as well, because FCAT में ज़्यादा static पूछा जाता है, बट CDS और NDA में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. अब ये है कि मैंने 3 चैप्टर्स जो हैं वो मैंने प्रीवियसली स्किप कर दिए हैं, दैट इज बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंड दूसरा एक चैप्टर है सेलियन फीचर्स, एंड थर्ड वन इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये 3 चैप्टर्स मैंने स्किप किए हैं. डायरेक्टली हम प्रीएम्बल पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ये 3 चैप्टर से ज़्यादा वेटेज नहीं रहती है एग्ज़ाम में. तो इन्हें हम लास्ट में, अगर आप मुझे कमेंट्स में बोलोगे तो मैं इन्हें लास्ट में कवर कर दूंगी, बट आज हम प्रीएम्बल से शुरू करने वाले हैं. सोर्स हमारा रहेगा लक्ष्मीकांत. लक्ष्मीकांत हमारा सोर्स रहेगा. तो अगर आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है या फिर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है सब कुछ मेमोराइज करने में, नोट्स बनाने में, तो ये जो भी स्लाइड्स है ये मैंने लक्ष्मीकांत का सोर्स लेके ही बनाई है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. तो प्रीएम्बल है क्या है? अब प्रीएम्बल एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, या फिर आप इसे प्रीफेस भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का. अब देखिए, जो भी बुक रीडर्स हैं या फिर इवन नॉन रीडर्स, बुक कोई भी होती है तो उससे पहले आपने देखा होगा हर बुक से पहले प्रीफेस लिखा होता है एक पेज पे, राइट? जो आपको उस बुक के बारे में, आप क्या पढ़ने वाले हो उस बुक में, वो सब आपको बताता है. तो इट इज़ काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन, या फिर आप इसे प्रीफेस भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो भी एक बुक है. तो उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या उसके कोर वैल्यूज़ हैं, वो सब प्रीफेस में लिखा होता है. दैट इज योर प्रीएम्बल, राइट? अब प्रीएम्बल को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में आया था, उसमें अमेंड किया गया था. अमेंड करने का मतलब है कुछ कुछ चेंजेस उसमें किए गए थे. अब वो चेंजेस क्या थे? पहला ये कि सोशलिस्ट सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया. सेकंड इज योर सेक्युलरिज्म, एंड थर्ड इज योर सोवरन. वेट, integrity was there, right? अब प्रीएम्बल जो है उसका डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है? नवंबर 26 1949 को हमने प्रीएम्बल अडॉप्ट किया था, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, अभी जितने भी ये सारे आपके टर्म्स हैं, दैट इज, एक बार मैं आपके लिए प्रीएम्बल पढ़ देती हूँ पूरा, है ना? प्रीएम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to ensure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assure all the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो ये आपका प्रीएम्बल होता है. हर एक आपकी एनसीईआरटी बुक्स के सबसे पहले प्रीएम्बल आपका एक पेज होगा जिसमें प्रीएम्बल आपका मेंशन होता है पूरा. अब जितनी भी ये टर्म्स है, दैट इज योर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये सारी टर्म्स हम थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, राइट? तो पहला आपका है सोवरेन. सोवरेन क्या होता है? इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन. अब सोवरेन होता है, दैट मीन्स स्वतंत्रता, एक तरीके से कि इंडिया जो है वो किसी भी नेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही वो किसी भी नेशन का डोमिनियन है. सोवरेन मतलब आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद ले सकते हो. तो भारत क्या है? वो अपने सारे डिसीजंस, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो सारे खुद लेता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. और डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन की बात अगर करें, तो जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी 1947 से पहले, तो उस टाइम पे जब हम फ्रीडम स्ट्रगल जब हमारा चल रहा था, तो उस टाइम पे इंडिया को डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन का
टैग मिलने वाला था, लेकिन भारत ने जो है फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया, उसके अगेंस्ट फाइट की कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, राइट। तो इंडिया क्या है, इसीलिए आज भारत एक सोवरेन कंट्री है। नाउ है कम सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्या है, पहली चीज तो ये कि जो 42nd अमेंडमेंट आपका रहा है उसमें ये आपका टर्म सोशलिस्ट ऐड किया गया है, राइट। अब सोशलिस्ट भले ही ऐड जो 1976 में किया हो, अमेंडमेंट जो आपका 42nd अमेंडमेंट रहा है उसमें ऐड किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था ही नहीं। हमारे जितने भी लॉज आर्टिकल्स जो भी हैं वो सब कहीं ना कहीं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसको तो फॉलो करते ही थे। जैसे कि आगे हम डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब इंडिया में क्या है, हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, राइट। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हम पढ़ते हैं। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही इकोनॉमी को एग्जिस्ट करती हैं, राइट, को एग्जिस्ट करती हैं। दैट इज हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे में प्राइवेट और पब्लिक दोनों इकोनॉमीज को एग्जिस्ट करती हैं। नाउ हियर कम सेक्युलर। अब सेक्युलर तो बहुत ही इजी टर्म है, जहाँ पे क्या है, सारे रिलीजन्स जो हैं हमारी कंट्री में सबको सेम स्टेटस मिला हुआ है, राइट। सबको सेम स्टेटस मिला हुआ है और सेम सपोर्ट मिला हुआ है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जितने भी आपके रिलीजन्स हैं उनमें। नाउ डेमोक्रेटिक क्या है कि जो सुप्रीम पावर है वो किन के पास रहती है, उस कंट्री के सिटीजन्स के, लोगों के पास रहती है। अब डेमोक्रेसी में भी दो तरीके की डेमोक्रेसी आती हैं। पहली है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहला तो आपका है रेफरेंडम, दूसरा है इनिशिएटिव, तीसरा है रिकॉल एंड फोर्थ है प्लेबिसाइट। अब इन्हें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक बार देख लेते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में फॉलो की जाती है। इसमें क्या होता है कि हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, या हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर हो गए, उनको हम खुद इलेक्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो जितनी भी सुप्रीम पावर है उसको एक्सरसाइज करेंगे, वो गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर वो लॉज बनाएंगे। यानी हम डायरेक्टली लॉज नहीं बना रहे होते हैं, हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको इलेक्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि भारत में फॉलो की जाती है। नाउ हियर कम्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि पहली चीज हम रेफरेंडम की बात करें, तो रेफरेंडम में क्या है कि अगर लोग किसी भी कंट्री जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करती है उसमें क्या होगा कि कोई भी ऑफिशियल्स कुछ लॉ बना रहे हैं मान लीजिए, और वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, वोटिंग के थ्रू उस लॉ को चेंज कर सकते हैं वो, राइट। वोटिंग हो जाएगी एंड सारे सिटीजन्स वोट करेंगे कि ये लॉ चेंज होना चाहिए या नहीं। रेफरेंडम में ये है कि लॉ जो है वो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, और लोगों के पास ये चॉइस होती है कि अगर वो चाहें तो उस लॉ को चेंज कर सकते हैं वोटिंग के थ्रू। इनिशिएटिव में क्या आता है कि अगर मान लीजिए सिटीजन्स हैं वही ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कोई लॉ बनना चाहिए उनकी कंट्री में, कुछ भी मान लीजिए अगर उनको है कि विमेन के लिए एक अलग लॉ होना चाहिए, जो भी उनकी नीडफुल चीजें हैं वो सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ लॉ बनना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं कि ऐसा एक लॉ बनाया जाए, और उसके लिए भी फिर सारे सिटीजन्स वोट करेंगे। यहाँ पे क्या है, रेफरेंडम और इनिशिएटिव में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रेफरेंडम में गवर्नमेंट पहले से लॉ बना चुकी होती है, इनिशिएटिव में लोग प्रपोज करते हैं कि ऐसा लॉ बनना चाहिए। नाउ रिकॉल में क्या होता है, रिकॉल में अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, राइट, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है और उसका टेन्योर है 5 इयर्स का मान लीजिए, लेकिन जो कंट्रीज डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं वो क्या कर सकती हैं कि उनका टर्म पूरा होने से पहले ही उनका इम्पीचमेंट करा सकती है, उनको हटा सकती है उनके पोजीशन से। दैट इज कॉल्ड रिकॉल। नाउ प्लेबिसाइट। अब प्लेबिसाइट में क्या होता है,
कोई कंट्री जो कि बहुत ही मेजर इवेंट कुछ ऐसा करने वाली है, कोई बहुत मेजर डिसीजन लेने वाली है कंट्री के लिए, तो उसमें भी लोग जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, सिटीजन उसमें भी वोट करेंगे। अब प्लेबिसाइट में कुछ छोटे मोटे इवेंट्स नहीं आते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी टेरिटरी किसी को सीड करने वाले हैं, अपना कोई एक स्टेट आपने निकाल के किसी और कंट्री को दे दिया, या आप ही किसी और कंट्री में जाके मिल गए, या फिर आपने ये सोचा कि आज से हमारी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं फॉलो करेगी, राइट? तो ऐसे जो मेजर इवेंट्स हैं ये प्लेबिसाइट में आते हैं, और इसमें लोगों के पास पूरा पूरा राइट होता है कि वो वोट करेंगे कि ये लॉ बनना चाहिए, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक सिंपल यस और नो के साथ, राइट? ये तो हो गई डेमोक्रेसी की बात। अब आ जाते हैं रिपब्लिक पे। रिपब्लिक जो है वो दो कैटेगरीज में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर एनार्की एंड सेकंड इज योर रिपब्लिक, सॉरी मोनार्की। मोनार्की में क्या है कि हिंदी में बोलूँ तो राजा का बेटा राजा, जो कि आप ब्रिटेन में देख सकते हो। ब्रिटेन में क्या है, कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं, वहां पे जो राजा है उनका जो अब नेक्स्ट जनरेशन होगी वो इनहेरिटेंस में थ्रोन ले लेते हैं। थ्रोन उनको कैसे मिलता है, इनहेरिट किया हुआ होता है उनका, इनहेरिटेंस में। कोई इलेक्शंस नहीं लड़ते वो लोग, जस्ट बिकॉज उनके एंसेस्टर्स वहां के राजा रहे हैं तो अब वो भी राजा बन जाएगा, राइट? बट इंडिया में क्या होता है, रिपब्लिक आपका पूरा रहता है सीन। कैसा कि यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम किसी को इलेक्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया का प्रेसिडेंट हो गए हमारे अभी, जैसे हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, तो उनको क्या इलेक्ट किया गया है एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए, और उनका टेन्योर है कितने का, 5 साल का, राइट? तो ये हो गया आपका रिपब्लिक। अब आते हैं जस्टिस पे। सी ये जो नेक्स्ट 2-3 टर्म्स हैं ये मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि आगे चल के एक चैप्टर है दैट इज फंडामेंटल राइट्स, उसमें हम ये बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। अभी उतना ज़्यादा आपको प्रियम्बल के पर्सपेक्टिव से इतना ब्रीफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस की बात करें तो जस्टिस 3 फॉर्म्स में है आपका, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड योर पॉलिटिकल जस्टिस, राइट? लिबर्टी की बात करें, अब लिबर्टी क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उस पर आप रोक टोक नहीं लगा सकते हैं। वो कोई भी एक्टिविटीज कुछ भी वो करना चाह रहा है वो कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, इसमें एक कैप है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर अंदर आपको चीजें करनी है। आप संविधान को उसके अगेंस्ट जाके चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है? इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल तो आप वो चीज कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। और लिबर्टी क्या है, लिबर्टी के बारे में और आप ब्रीफ में पढ़ेंगे जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन करूंगी। इक्वेलिटी की बात करें तो इक्वेलिटी में ये है कि स्पेशल प्रिविलेजेस किसी को नहीं मिलने चाहिए, सबके लिए सेम लॉ होना चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज ना मिले कि हाँ एक कम्युनिटी को या एक सेक्शन को आप कुछ ज़्यादा अलग बेनिफिट्स दे रहे हैं और दूसरे को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगर इक्वेलिटी की बात करें। ये भी और हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में इक्वेलिटी के बारे में। फ्रेटर्निटी की बात करें, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, राइट? ब्रदरहुड। तो अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ब्रदरहुड को किस तरीके से इम्पोज करती है भारत में। आपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सुना होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज आपका 51A, आर्टिकल 51A में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं कि कुछ कुछ आपके राइट्स हैं, आपको पता होने चाहिए, लेकिन आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं अपने कंट्री को लेके। तो उनमें से एक ड्यूटी है कि ब्रदरहुड यानी कि एकता बनी रहे, सब लोग जो है यूनिटी के साथ रहें। ये आपका हो गया प्रियम्बल। अब एक क्वेश्चन मेरे पास है आप लोगों के लिए कि इस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं? ये चीज, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको 2 केसेस पढ़ने होंगे। पहला केस आपका बेरूबरी यूनियन केस जो कि आपका 1960 में हुआ था, राइट? 1960 में। एंड दूसरा केस है आपका केशवानंदा भारती केस, दैट इज इन 1973। ये दोनों केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पहला केस जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा बेरूबरी यूनियन केस जो कि आपका 1960 में हुआ था। बेरूबरी यूनियन केस जो है
वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक लैंडमार्क केस रहा है। अब इसमें क्या हुआ था, एक डिस्प्यूट हुआ था, कहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक डिसएग्रीमेंट था बाउंड्री को लेके। जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो उस टाइम पे रेड क्लिफ लाइन के थ्रू जो है पार्टीशन किया गया था। अब पाकिस्तान ने 1952 में क्लेम किया कि पार्टीशन सही से नहीं हुआ है। वेस्ट बंगाल की जो एक यूनियन है, दैट इज बेरुबरी यूनियन, उन्होंने कहा कि ये जो छोटी सी एक स्मॉल टेरिटरी है वेस्ट बंगाल की, इसका पार्टीशन सही नहीं हुआ है और कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का होना चाहिए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो थे और नून जो कि पाकिस्तान के थे, उन्होंने एक अग्रीमेंट किया 1958 में कि जो जितनी भी टेरिटरी है जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है उसको हम इक्वली दोनों आपस में बांट लेंगे, दोनों कंट्रीज। अब क्वेश्चन ये आता है क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कर सकती है कि अपने आप से उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हम कुछ अपनी टेरिटरी जो है वो किसी और कंट्री को दे देंगे, पाकिस्तान को दे देंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये राइट है या नहीं? तो इसी पे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो आर्टिकल 3 के अंडर, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर जो होती है, आर्टिकल 3 के अंडर जो है वो अपनी टेरिटरी किसी और को नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 3 में क्या होता है कि आप इंटरनल स्टेट बाउंड्री के साथ आप चेंजेस कर सकते हो, छेड़छाड़ कर सकते हो। अब जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, उसमें से निकाल के उत्तराखंड बनाया गया। तो ये हमारा भारत का एक इंटरनल मैटर था, हमने इंटरनल बाउंड्रीज को चेंज किया गया है, हमने ना बाहर की किसी की टेरिटरी को कब्जाया है, ना ही अपनी टेरिटरी किसी को दी है, हमने इंटरनल टेरिटरीज में ही चेंजेस किए हैं। तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जो बेरुबरी केस में है कि हम कुछ अपनी टेरिटरी पाकिस्तान को देंगे, ये आप आर्टिकल 3 के अंडर नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी नेशनल टेरिटरी जो है एक फॉरेन पावर को दे दोगे, या फिर आप कोई टेरिटरी जो है अपने पास ले सकते हो। और यही जब अमेंडमेंट हुआ तो वो 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 का था। इसमें जो है ये डिक्लेयर कर दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बेरुबरी केस में जो हाईलाइट थी वो ये था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, राइट। और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि जो प्रियम्बल है वो एक तरीके से बस गाइड की तरह आप उसको देख सकते हैं, कि वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बस गाइड करता है, लेकिन ऐसी कोई लीगल पावर उसमें नहीं है प्रियम्बल में, राइट। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी पावर लिमिट नहीं कर सकता है कि नहीं गवर्नमेंट को ऐसे जो है लॉज बनाने चाहिए, या इस लॉ को गवर्नमेंट ऑल्टर नहीं कर सकती है। तो प्रियम्बल का उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ऐसा बोल दिया गया। नेक्स्ट है आपका केशवानंदा भारती केस। ये जो फोटो है ये केशवानंदा है, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट रहा है। इसमें क्या था कि केशवानंदा भारती जो थे उनका एक मठ था जहां पे उनके पास खूब सारा लैंड था, राइट। इट वाज अ रिलीजियस प्रॉपर्टी जो कि केशवानंदा भारती के पास थी। और ये केस जो था वो केशवानंदा भारती और केरला स्टेट के बीच में था। केरला का ऐसा मानना था, केरला स्टेट का, कि जो भी आपके लैंड ओनर्स हैं, कुछ तो हैं बहुत बड़े वाले लैंड ओनर्स जिनके पास बहुत ज़मीन है, कुछ है जिनके पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं है। तो उनको वो लोग थोड़े एडवांटेज में रहे, या उनको थोड़ा सही पोजीशन पर लाने के लिए उन्होंने कहा कि जो बड़े लैंड ओनर्स हैं उनका लैंड हम खुद ले लेंगे और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके बीच में जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। तो केशवानंदा भारती के पास जो है उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो उन्होंने केरला स्टेट जो है उन्होंने ये किया कि केशवानंदा भारती जो है उनकी जो एडनीर मठ की जो ज़मीन है जो कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है उसको वो लोग ले लेंगे और वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स केशवानंदा भारती जो है उनको ये सब सही नहीं लगा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 के अंडर जो है उन्होंने एक पिटिशन फाइल की। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
उन्होंने पिटिशन फाइल की कि मेरे कुछ फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट किया गया है, किन्होंने, केरला गवर्नमेंट ने। मेरा आर्टिकल 14 जो है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, उसको वायलेट किया गया है। 19(1)(f दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट किया गया है। इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी 13 जजेस की, जो कि अब तक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन जुडिशियल बेंच रही है हिस्ट्री में। और वहाँ पे जो है मेजोरिटी रही 7:6 की। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर दे या फिर ऑल्टर करे अंडर आर्टिकल 368। अब 368 क्या है कि वो अमेंडमेंट वाला रहता है कि अंडर आर्टिकल 368 आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हो लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो वैसा ही रहेगा, उसको पार्लियामेंट में आप अमेंड नहीं कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, फिर लास्ट में वर्डिक्ट आया कि प्रीएम्बल जो है इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये बेरूबरी केस में ये बोल दिया था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उसको इन्होंने यहाँ पे करेक्ट करते हुए ये कहा कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि प्रीएम्बल क्या है, आपके नोबल विजन्स या प्रिंसिपल्स हैं, राइट, कि इनके साथ तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल क्या है, अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि क्या हम प्रीएम्बल को आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड कर सकते हैं, तो आंसर विल बी नो, आप प्रीएम्बल को अमेंड नहीं कर सकते हो। अभी तक प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, दैट वाज अमेंडमेंट ऑफ 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। एंड अभी मैं पॉलिटी की ही सीरीज मैंने शुरू कर रखी है, तो हम अभी पॉलिटी ही कवर करेंगे और हम PYQs भी सॉल्व करेंगे पॉलिटी के सारे, राइट। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस सेशन।